ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक्स फॉर योर रिस्पांस। आज बात करेंगे हम लोग किन्नौर की। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है। किम नरह, अश मानुष, अशमुखी, ऐसे जैसे कैरेक्टर आएंगे, बीच में नाम आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। किन्नौर एज अ रियासत, कोई रियासत नहीं था, डिस्ट्रिक्ट भी ये महासू को काट के बना है। तो मोस्टली जो किन्नौर था, ये बुशहर जो रियासत है शिमला की, उसके अंडर आता था। तो आज हम बुशहर रियासत को मोस्टली पढ़ेंगे, बट जो ये किन्नौर है, इसकी स्थापना, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। बट अगर हम रियासत देखेंगे तो वो बुशहर के अंडर ही आएगा, सब कुछ देखेंगे उसमें। ठीक है, चलिए सिरमौर के बारे में देख लेते हैं, किन्नौर के बारे में। तो ये हमारा मैप तो है ही, जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं, और इस बार भी मैं करूँगा फॉर श्योर। तो ये हमारे इनिशियल डिस्ट्रिक्ट्स थे। जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा चंबा था। देन वी हैड सेकंड डिस्ट्रिक्ट, कौन सा था हमारा आज़ादी के बाद? मंडी। तीसरा हमारे पास यहाँ पे सिरमौर था, और चौथा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास था वो महासू था। शिमला अभी तक नहीं बना है ना। तो महासू की एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था चीनी तहसील। चीनी तहसील, तो चीनी तहसील को ही बाद में अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, और उसको बोला जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। चलिए, तो बेसिकली ये पोर्शन यहाँ से काट के एक तहसील बना दी जाती है, और उसको बोल दिया जाता है किन्नौर। सो बेसिकली ये हमारा किन्नौर है। किन्नौर की बात करें तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है इस डिस्ट्रिक्ट में चाइना के साथ। ठीक है, ऑल राइट। और आगे चलते हैं, किन्नौर के बारे में और देखते हैं क्या है। तो यही है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो ये बैक साइड में मेरा लिखा होता है ना, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। आप कुछ मेरी स्लाइड्स में देखोगे हैंड रिटन नोट्स हैं, बेसिकली वो यही चीज़ें हैं, बट थोड़ा इजीली एलेबोरेट करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट, सो दैट कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो आपको डिस्कस कर सकें सामने। क्योंकि अगर आप इसमें ऐसे देखोगे तो आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हमेशा इजी रहता है कि मैं पॉइंट्स पिक करके उसको एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और नोट्स ले रहे हो, तो पॉज करके कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ो, बिकॉज़ यही है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड में भी। ठीक है, चलिए। तो वही है, जो ये बुशहर है, ये क्या है कि सॉरी, जो किन्नौर कुछ रियासत नहीं है, ये मोस्टली बुशहर रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। मानते हैं कि किन्नौर की जो आदिम, किन्नौर की जो जाति है, किन्नौर के जो मनुष्य हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो दैविक लीलाओं की वजह से हुई है। कुछ ग्रंथों में किन्नौर के बारे में वर्णन मिलता है, और माना जाता है कि जो किन्नौर शब्द आया है वो आया है वर्ड किम नरह। अगर संस्कृत में अगर देखोगे किम नरह की, किस प्रकार के मनुष्य, बहुत ही अद्भुत प्राणी है। या किन्नौर के लोगों को देव मानुष भी बोलते हैं। ठीक है, इनका बहुत जगह पे वर्णन आया है। और किन्नौर में माना जाता है कि जो पांडवों ने अपने वनवास का 12 वर्ष का टाइम जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही व्यतीत किया था। यहाँ के जो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे, खस लोग, जो खस जाति है, वो यहाँ पे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। और माना जाता है कि जब ये इन्वेशंस हुए, जब भी जो प्राचीन टाइम में जो वेस्टर्न इन्वर्जन हुए, तो जितने भी और जातियाँ थी वो सारी कंसोलिडेट होके, मतलब इकट्ठी होके क्या हो गई, पहाड़ों की तरफ मूव कर गई। और फिर कुषाण, खश, जितनी भी उपजातियाँ थी वो सारी यहाँ पे आके रहने लगी। बट यहाँ पे जो पुरानी प्राचीन जातियाँ हैं, वो खस जो लोग थे, वो खस जाति थी, वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बाद में यही खस लोग हैं, वो कनैत, जड़, इनमें सारे सब डिवाइडेड हो जाते हैं। बट मेनली खस जाति हैं जो किन्नौर की जो मेन वो मानी जाती हैं। ठीक है, अगर हिंदी लिटरेचर ग्रंथों की बात करें तो किन्नौर के लोगों को, जो किन्नौर के मनुष्य, किन्नर लोग हैं, इनको बोला जाता है कि ये अशमुखी, मतलब लोग भी इनको बोला जाता था कि जिनका मुंह है वो जो एक घोड़े की तरह मुंह है। ठीक है,
और जो किन्नर लोग हैं, ये क्या है कि बहुत इनकी जो वाणी होती थी वो बहुत मधुर वाणी होती थी, वो बहुत अच्छी वाणी होती थी इनकी वजह से जो इनकी जो संगीत की जो वो है वो बड़े अद्भुत था। ठीक है। और किन्नौर लोगों को, जो किन्नौर के लोग हैं, उनको तिब्बत में जाओगे, क्योंकि तिब्बत इनके साथ बॉर्डरिंग लगता है, तो तिब्बत के लोग इनको खुन्नू करके बोलते हैं, और लद्दाख में किन्नौर और बुशहर के लोगों को मोन करके बोलते हैं या मोने करके बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। और पांडवों ने 12 वर्ष यहाँ पे बिताए, ये तो हमने बात कर ली। और तुलसीदास ने अपनी एक बुक कुमार संभव लिखी है, उसमें इन्होंने किन्नरों का वर्णन किया हुआ है। वहीं वायु पुराण की अगर बात करें तो किन्नरों को महानंद पर्वत के प्रवासी भी कहा गया है, निवासी भी कहा गया है। एक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि जो रियासत है, बुशहर रियासत के अंडर ही आता था, कि जो यहाँ की रियासत थी वो बनारस के एक चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न हुए हैं, उन्होंने अपनी ये रियासत की स्थापना करी थी, और जो राजधानी बसाई थी वो बसाई थी कामरू में। ठीक है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच, 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे, मतलब तिब्बत इसके साथ में लगता है, तो वहाँ पे गुगे राजवंश था, तो बौद्धिक था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये बहुत सारा जो प्रभाव पड़ा है बुद्धिस्ट कल्चर का, किन्नौर के कल्चर पे पड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी किन्नौर के जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट लोग हैं, और जो किनार के बॉर्डरिंग्स उसके लोग हैं, उनकी जो भाषा भोटिया भाषा है, बेसिकली ये मेल जोल खाती है तिब्बत की भाषा के साथ, क्योंकि तिब्बत के साथ इनका, क्योंकि तिब्बत की सीमाएं तो बंद 1962 के बाद ही बंद हुई। उससे पहले तो जो तिब्बत और भारत के लोग आपस में आते जाते रहते थे। तो गुगे संपायर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे बुद्धिस्ट जो कल्चर है वो ज़्यादा, बुद्धिस्ट धर्म का प्रभाव किन्नौर के लोगों पर ज़्यादा है। ठीक है। बुशहर की बात करें तो जो ये किन्नौर है, ये बुशहर रियासत के ही अंडर आता था, और जो बुशहर रियासत थी ये एक बड़ी ताकतवर रियासत थी, ऐसा माना जाता है। एक टाइम में 3 जो रियासतें थी वो शक्तिशाली मानी जाती थी। एक तो बिलासपुर रियासत थी, पहाड़ी रियासत, सिरमौर रियासत, और तीसरी जो रियासत थी वो बुशहर रियासत। आपने देखा होगा कि बुशहर ने कभी कुल्लू को हेल्प की है चंबा से आज़ाद होने के लिए, कभी सुकेत पे हमला करने के लिए। बुशहर जो है एक लीडिंग रोल निभाती रही है, एक सहायता करने के रूप में दूसरी रियासतों को जो समस्या आती थी तो वो भी कभी ना कभी देखते थे, बुशहर के पास हेल्प के लिए आते थे। तो काफ़ी वो थी। बुशहर रियासत में ही एक राजा हुए हैं, 110वें राजा, 110वें वंश के राजा हुए हैं, जिनका नाम हुआ है चतुर सिंह। तो उन्होंने क्या करा कि जो अपनी राजधानी है वो कामरू से ट्रांसफ़र करके, स्थानांतरित करके वो ले जाते हैं कहाँ पे, सराहन में। और उन्हीं चतुर सिंह का एक पुत्र होता है केहरी सिंह, जो कि बहुत ही फेमस राजा हुआ है बुशहर रियासत के, जिनको अजात बाहु के नाम से भी जाना जाता था, माना जाता था। अजान बाहु का मतलब कि जिनकी भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती हो, बहुत शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। और उनको जो तब उनके टाइम में औरंगजेब दिल्ली में थे, तो औरंगजेब ने उनको छत्रपति की उपाधि दी। और जब तिब्बतियंस और लद्दाख का युद्ध होता है तो ये तिब्बतियन के साथ जाते हैं केहरी सिंह, और केहरी सिंह को तिब्बत के द्वारा कुछ स्थान दिया जाता है, कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। और केहरी सिंह ही आदमी हैं जिन्होंने लवी मेले की शुरुआत करी। जो हंगरंग घाटी है अभी भारत के पास है, वो किसी ज़माने में तिब्बत के द्वारा केहरी सिंह को दी गई थी। चलिए, इतना तो आई थिंक कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और चतुर सिंह का फिर एक मतलब उनका एक पुत्र होता है, पुत्र होता है कल्याण सिंह, जो फिर बाद में कल्याणपुर। चलिए, ये तो हमने बात करी थी कि जो किन्नौर है, माना जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिताया था। और एक बनारस के राजा हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने ये बुशहर रियासत की
स्थापना की। हालांकि बहुत स्टोरीज़ हैं किन्नौर का, कुछ जो इतिहास है वो लिखित इतिहास बहुत कम मिलता है, तो उसकी वजह से क्या है कि 3-4 स्टोरीज़ हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद बहुत छोटी सी रियासत है, 20-25 मिनट में ये रियासत जो किन्नौर है वो ख़त्म कर लेंगे हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे हम बुशहर रियासत की। माना जाता है कि जो बुशहर की रियासत है वो उसकी स्थापना करी है प्रद्युम्न के पुत्र, जिनका नाम था नहीं, प्रद्युम्न के पुत्र ने नहीं, जो बुशहर की स्थापना करी वो प्रद्युम्न, जो कि कृष्ण के पुत्र थे, भगवान कृष्ण के पुत्र थे, उन्होंने स्थापना करी इसकी। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं उसमें प्रद्युम्न का जो नाम है वो तो कॉमन ही है। स्टोरीज़ अलग अलग तरह से हैं, वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो एक स्टोरीज़ के अनुसार क्या है कि चलिए आगे थोड़ा हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं क्या है। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका ज़्यादातर इतिहास जो है किन्नौर का उपलब्ध नहीं है। इनके यहाँ के लोगों को देवमानुष भी कहा जाता था, अश्वमुखी कहा जाता था, और मोस्टली यहाँ के जो लोग रहते थे वो खस थे, कनैत थे और आर्यन थे। कारण ये था कि जब भी इन्वेशन हुए, जब भी आक्रमण हुए, तो ये जो लोग थे वो पहाड़ों की तरफ मूव स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे आके इन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया। प्राचीन जो बासी हैं यहाँ के वो खस लोग हैं, और वो बाद में जो यही खस हैं वो कनैत और जड़ और आदि उपजातियों में ये है सब डिवाइडेड हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार पांडव जो हैं 12 साल तक यहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वायु पुराण में जो किन्नर लोग हैं, किन्नर लोगों को महानंद पर्वत के निवासी कहा गया है, और कालिदास ने भी अपनी कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया हुआ है। ये चीज़ें तो हमने देख ली थी वहाँ पे। और तिब्बत के जो बॉर्डर के लोग बोली है वो तिब्बतियन लोगों के साथ काफ़ी मिलती जुलती है। अभी बात कर लेते हैं कहानियों की। तो कहानियाँ 4 हैं, और 4 या 5 कहानी है। पहली कहानी देख लेते हैं कि जो बुशहर रियासत है, जो किन्नौर है, वो मोस्टली बुशहर रियासत के अंडर ही था। तो उसकी जो फर्स्ट कहानी वो क्या है कि मथुरा में 3 देवता जो हैं वो प्रकट होते हैं। ठीक है, और इन 3 देवताओं के नाम हैं देव पुराण, तप पुराण और जो है अन्न पुराण। तो ये जो देव पुराण है ये आ जाते हैं कामरू साइड में, और जो तप पुराण है और जो अन्न पुराण है ये चले जाते हैं कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल और बद्रीनाथ वाली साइड को। तो हमारी साइड जो कि बुशहर की साइड में आते हैं कौन, कामरू की साइड में देव पुराण। देव पुराण के टाइम में इस इलाके का में जो एक शासन चलता है, एक राजा है, उसका नाम है बाणासुर। बाणासुर भी लगभग सभी कहानियों में सेम है। तो बाणासुर के साथ फिर इसका जो देव पुराण है इसका युद्ध होता है, और ये बाणासुर को मार देता है। फिर ये क्या करता है कि वाराणसी से एक चंद्रवंशी राजा है प्रद्युम्न, उसको लेके यहाँ पे बसा देते हैं, और जो है मतलब इस रियासत की स्थापना हो जाती है बुशहर की। फर्स्ट स्टोरी के अकॉर्डिंगली तो ऐसा है। दूसरी स्टोरी की बात करेंगे तो प्रद्युम्न का जो पुत्र है वो बाणासुर की पुत्री से शादी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो प्रद्युम्न भी यहाँ पे आते हैं। प्रद्युम्न के जो पुत्र का नाम है वो है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है वो प्रद्युम्न का पुत्र है। अनिरुद्ध क्या है कि बाणासुर की लड़की से शादी करने के लिए आए थे यहाँ पे। फिर उनको पता लगा कि बाणासुर का कोई पुत्र नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि बाणासुर के बाद जो है अनिरुद्ध जो है जो प्रद्युम्न है वो संभाल लेते हैं, कार्यभार संभाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक है दूसरी कहानी। तीसरी कहानी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो प्रद्युम्न है, जो कृष्ण के पुत्र हैं, वो आ गए कंचनपुर में आते हैं माता भीमा काली के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और माता भीमा काली का उनको आशीर्वाद मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलता है तो जो लोग हैं, लोकल वहाँ के लोग हैं, वो उनको राजा मान लेते हैं। और इसी तरह से प्रद्युम्न ने एक रियासत की स्थापना करते हैं बुशहर की। तो ये है तीसरी कहानी। इसके जो चौथी कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि एक बार क्या होता है कि बाणासुर जो है वो शिव जी की बहुत ज़्यादा तपस्या करता है, और शिव जी की तपस्या करता है। तो शिव जी तो भोलेनाथ है ना, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और फिर बाणासुर के सामने प्रकट होके बोलते हैं कि बस मांगो, क्या मांगते हो। तो फिर वो क्या बोलता है कि प्रभु मेरे को अजय बना दीजिए, शक्तिशाली बना दीजिए, सहस्त्र बाहों का मतलब सहस्त्र भुजाओं का मेरे में बल आ जाए। तो शिव क्या करते हैं और उनकी
इच्छा जो है वो पूरी कर देते हैं। और एक और मांग लेते हैं वरदान की, हे प्रभु जब भी मैं लड़ूंगा तो आ, आप जब भी युद्ध करेंगे तो मेरी तरफ से ही आप युद्ध करेंगे। अब शिव जी तो बोले हैं, बोले तो भोलेनाथ हैं, ठीक है। उन्होंने तथास्तु करके उन्होंने चले जाते हैं जी, शिव जी चले जाते हैं। और ये सहस्त्रबाहु हो गया है, बलशाली है, इसका खौफो खौफ चल रहा है, कोई इससे लड़ता नहीं है और ये बेचारा बोर हो रहा है, यार क्या करना, बोले इतना वरदान भी लिया, लड़ाई के लिए कोई बंदा नहीं आ रहा है मेरे पास। देन ही गोज़ टू कैलाश के, कैलाश पर्वत पे जाता है फिर से और शिव जी को बोलता है यार बाणासुर फिर से आ गया यार तू। बोले गुरु जी क्या करूँ, वरदान दे दिया आपने, बंदा लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। बोले तो यार मैं क्या करूँ इसमें, बोले फिर आप लड़ लो मेरे साथ। और शिव जी बोले पागल हो गया यार, मेरे से वरदान लेके मेरे को बोल रहा है कि मैं लड़ूँ अब तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे होता है यार। बोले प्रभु क्या फ़ायदा उस शक्ति का जो इसका यूज़ नहीं कर सकें। बोले यार देख तेरे में तो, तेरा स्क्रू तो कोई ढीला है मान लेता हूँ, पर बात ऐसे है कि तेरे जो महल पे एक ध्वज लगा हुआ है, जिस दिन तेरे महल का वो ध्वज गिर जाए या झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तेरा कोई शेर को सवा शेर मिल गया है, कि मतलब कोई बंदा आ गया है जो तेरे साथ लड़ने के काबिल है और लड़ेगा। तो बाणासुर बेचारा उसी उसमें है और इसकी एक पुत्री है आगे, इसकी पुत्री का नाम है उषा। इसकी बाणासुर है, ये बाणासुर है और इसकी पुत्री का नाम है उषा। उषा सुंदर सुशील नवयुवती है, सपने ज़्यादा देखती है, मतलब टीवी शीवी रहेगा नहीं, केबल कोबल है नहीं तो क्या करती होगी ना, सपने देखने यार। और बाणासुर की बेटी है तो कोई लाइन भी नहीं मारता होगा, है ना। तो ये क्या है कि इनको सपने में एक युवक दिखता है सुंदर सुशील और उस पर ये मोहित हो जाती हैं, ठीक है, उसको दिल दे देती हैं, सपने में ही दिल देती हैं। और सुबह उठ के कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है, तो इसकी एक दोस्त है जिसका नाम है चित्रलेखा करके। चित्रलेखा जो है इनकी दोस्त है। चित्रलेखा की थोड़ी सी बता देता हूँ मैं। चित्रलेखा एक जादूगरनी है, एक मायावी है। तो ये उसको बताती है कि ऐसे ऐसे रात को सपना आया है, सपने में एक राजकुमार देखा मैंने सफ़ेद घोड़े पे, अब वो राजकुमार नहीं पता कहाँ का है। तो क्या करती है ना ये चित्रलेखा जो है, ये उसकी इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंगली एक चित्र बनाती है, ऐसी मान्यता, एक स्टोरी है, एक चित्र बनाती है उसका माया से। फिर वो युवक का वो चित्र बनाती है, उसके बाद उसको दिखाती है कि भाई देख यही बंदा था रात को तेरे सपने में। फिर देखती है यहाँ 3-4 एंगल से देखती है, बोले हाँ यही बंदा था। श्योर, बोले लॉक कर लूँ, बोले लॉक कर लो, बोले देख ले मैं लेके आ जाऊँगी, बोले हाँ ठीक है। तो फिर चित्रलेखा जो है वो अपनी माया से क्या करती है कि इसको रातों रात, ये युवक एक राजकुमार होता है किसी राज्य का, वहाँ से इसको उठा के चित्रलेखा के महल में लेके आ जाती है। और जब ये युवक उठता है तो सुबह उठ के जब चित्रलेखा को देखता है तो बोलता है कि देवी आप कौन है। बोले बस मैं आपकी वो हूँ, प्रेमिका हूँ। बोले कभी मिले नहीं, कैसी प्रेमिका होगी। बोले ऐसे सपने में देखा था जी हाल है आपको। बोले ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो उसको स्टोरी बताती है और जो ये अनिरुद्ध है वो भी ठीक है, मतलब कन्विंस हो गया यार, एफर्ट्स नहीं करने पड़े तो वो मान जाता है। इतने में इनकी गुफ्तगू चल रही होती है तो बाहर जो सैनिक हैं वो सुन लेते हैं और वो बाणासुर को बता देते हैं कि महल में कोई इंट्रूडर घुस गया है, कोई क्या बोलते हैं उसको, घुसपैठिया घुस गया है, ऐसा बोल सकते हो। तो फिर बाणासुर भी आता है और बाणासुर जब आ ही रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है उस पर, झंडे पे, ध्वज पे, और देखता हुए बड़ा खुश। बोले ये तो बात ही बन गई, आज तो मेरा जो बाहुबल है उसको प्रयोग करने का टाइम आ गया। तो वो जाता है, फिर वो अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोकते हैं इस कहानी को। और यहाँ पे देखो ये जो अनिरुद्ध था ये था कौन। ये अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पोता द्वारका से, ठीक है। और इसके पिता का नाम है प्रद्युम्न, ठीक है जी। और अब सुबह होगी, फिर माँ उसके कमरे में भी तो गया होना ना कोई, तो फिर वो देखा होना राजकुमार कहाँ पे है। अब द्वारका में कौन सी भाषा बोल रहे होने यार, तो संस्कृत ही बोलते होने ना। राजकुमारम कुत्र गच्छति, ऐसे बोला होगा।
या उसकी माता बोल रही होगी मम पुत्रम कुत्र कुत्र गच्छामि, नहीं गच्छा, या पता नहीं संस्कृत में अगच्छत होगा, राइट, या पता नहीं जो भी होगा। तो फिर वही वहाँ पे भी हो गया, लच्चा पल गया कि ये बंदा कहाँ भाग गया रातों रात, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे फिर जहाँ पे खबर की ज़रूरत है वहाँ पे तो कौन जाएगा, दूरदर्शन। और दूरदर्शन उस टाइम में कौन था, नारद मुनि। नारद मुनि जाते हैं, वही बोले प्रभु श्री कृष्ण बात ऐसे नहीं है, शेर को सवा शेर मिल गया, इसको ऐसे ऐसे चित्रलेखा उठा के लाइए, और दूर उत्तर में हिमालय पर्वत की गोद में एक राज्य है जिसमें बाणासुर राज करते हैं, ऐसे ऐसे शिव से उसको शक्तियाँ मिली हुई हैं, और वहाँ पे आपका पुत्र है। और तो फिर ये प्रद्युम्न ये सारे क्या करते हैं, सेना लगे चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ से बाणासुर भी अनिरुद्ध के साथ युद्ध करने को हो गया तैयार। अब ये लड़े जा रहे हैं, श्री कृष्ण है यहाँ से, अभी देखो ना, श्री कृष्ण है और कृष्ण है, ये बाणासुर है, राइट। ये लड़ रहे हैं, अब हार नहीं रहे। हार इसलिए नहीं रहा ना कि बाणासुर को तो वरदान मिला हुआ है, और दूसरी तरफ से शिव जी भी आगे इसकी तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, तो खज्जल हो गया यार। श्री कृष्ण बोल रहे यार ये क्या हो गया। फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये बात है क्या। फिर वो शिव जी को देखते हैं और फिर वो शिव जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मतलब है ना, मतलब हम तो स्टाफ मेंबर है ना, ऐसे कैसे आप मेरे अगेंस्ट में लड़ सकते हो। शिव जी बोला यार प्रभु जी मैं भी थोड़ा वचन में बंधा हुआ हूँ, तो बोले मेरे को अब इसकी तोड़ बताओ, मैं लड़ता रहूँगा ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे कैसे चलेगा। उसने बोला ऐसा करो कि आप एक निद्रा अस्त्र छोड़ दो मेरे पे, तो निद्रा अस्त्र आप छोड़ दोगे तो मेरे को नींद आ जाएगी, तो जब तक मेरे को नींद आती है आप बाणासुर को मार दो। तो एक कहानी के अकॉर्डिंगली वो निद्रा शस्त्र छोड़ते हैं श्री कृष्ण भोलेनाथ पे, और भोलेनाथ को निद्रा आ जाती है और वो क्या करते हैं, बाणासुर को मार देते हैं। ये एक स्टोरी है, ठीक है। दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि निद्रास्त्र तो चला दिया, शिव सो भी गए, बट फिर भी वो बाणासुर को मार नहीं पाते हैं भगवान, और शिव जी उठ के फिर से आ जाते हैं। तो शिव जी बोल रहे हैं उसको कि भगवान इतना भी कुछ नहीं है, मतलब वो स्टाफ मेंबर के लिए थोड़े होते हैं वरदान जो भी हैं, राइट। तो उसने बोला कि ऐसे नहीं है भगवान, मैंने प्राचीन जन्मों में जो ये बाणासुर है इसके पूर्वजों को वचन दिया हुआ है कि मैं इसको नहीं मारूंगा, इसके वंश के किसी भी आदमी को मैं नहीं मार सकता हूँ, इसलिए मैं भी वचन में बंधा हुआ हूँ। बोलते हैं ये बात बाणासुर ने भी सुन ली और फिर वो माफ़ी मांग लेता है। फिर प्रद्युम्न का अनिरुद्ध और उसकी जो उषा की शादी हो जाती है, और सिंस बाणासुर का कोई बेटा नहीं था, फिर प्रद्युम्न बाणासुर की मृत्यु के बाद जो है वो इसकी जो है रियासत पे राज करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये तो स्टोरी थी इनकी। अभी भी आप किन्नौर में जाते हो तो बहुत सारे आपको मंदिर मिलते हैं जो उषा देवी के हैं, उषा के हैं, और उसकी जो दोस्त थी चित्रलेखा उसके मंदिर हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये तो होगी इसकी चारों की चारों स्टोरियाँ कि कैसे क्या बना। उसके बाद क्या है कि इसी वंश में आगे चल के 110 में राजा बनते हैं, राजा चतुर सिंह। और ये चतुर सिंह क्या करते हैं कि अपनी जो राजधानी है वो कामरू से लेके चले जाते हैं, कहाँ पे, सराहन में। ये राजधानी लेके चले जाते हैं सराहन में, और ये फिर क्या करते हैं कि इनका एक बेटा होता है जिसका नाम था केहरी सिंह, और केहरी सिंह को अजान बाहु भी कहा जाता था, ठीक है। अब ये केहरी सिंह की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो एक तो इन्होंने एक तेहला करके कॉइन चलाया था, तेला कॉइन चलाया था अजान बाहु ने, ठीक है, इसको याद रख लेना है आपने। अब जो ये केहरी सिंह हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बात करी भी थी हमने, थोड़ी सी और कर लेते हैं कि एक तो इनको अजान बाहु कहा जाता था, औरंगजेब ने इनको छत्रपति की भी उपाधि दे के रखी हुई थी। और फिर केहरी सिंह क्या है कि एक युद्ध होता है लद्दाख का, उसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे।
और केहरी सिंह ही जो आदमी हैं जिन्होंने लवी का मेला स्टार्ट करा हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे 3-4 वो हैं। एक तो लद्दाख की बात करेंगे। एक लद्दाख है यहाँ पे। लद्दाख में 2 कम्युनिटीज़ हैं रहती थी, 2 सेक्ट रहते थे। एक तो डुप्पा करके बौद्ध थे और तीसरे जो गेलुप्पा करके बौद्ध हैं। ये 2 तरह के बौद्धिक रहते थे। इनमें आपस में मतभेद थे। जो स्टेट है, जो मतलब लद्दाख की राजा है देवी नामरंग्याल, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं किनको, डुप्पा जो हैं मेन जो आपके बौद्धिस्ट हैं उनको करते हैं। और जो गेलुप्पा हैं ये चले जाते हैं तिब्बत से हेल्प मांगने के लिए कि भैया ऐसे ऐसे हमारा तो शोषण हो रहा है। तो ये तिब्बत क्या करता है, वहाँ का राजा है गल्दन करके राजा है, और वो क्या करता है कि अपनी सेना भेज देता है किसके लिए, लद्दाख पे चढ़ाई करने के लिए, कि जाओ भाई उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो उनको उनकी जो है मदद करो। तिब्बत आ रहा है, तिब्बत इसकी हेल्प करने आ रहा है। तो अभी ये लद्दाख के जो नामरग्याल जो ये है राजा है, वो मुग़लों को बुला लेता है। मुग़ल भी इसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। वो बोलता है औरंगजेब को। और उसके बाद कुल्लू का राजा है बिधि चंद, उसको भी बुला लेता है हेल्प करने के लिए। और ये गल्दन जब जा रहा होता है तो ये जाते जाते फिर केरी सिंह को भी बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी हेल्प करोगे क्या। तो केरी सिंह जो है वो भी तिब्बत की हेल्प करता है और ये चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए किसके पास, लद्दाख के पास। तो ये चले गए लद्दाख के पास और जो गल्दन है वो जीत जाता है। बेसिकली लड़ाई तो तिब्बत ही कर रहा है ना। और गल्दन जब जीत जाता है तो ये युद्ध होता है। ये युद्ध हुआ है 1681 से 1683 के बीच में ये जो युद्ध हुआ है, ठीक है। और गल्दन जीत जाता है। फिर जो गल्दन क्या करता है कि केरी सिंह ने इसकी हेल्प करी है, तो गल्दन क्या करता है कि जो हांगरंग का एरिया है वो दे देता है केरी सिंह को। और गल्दन के टाइम में और केरी सिंह के टाइम में ही जो भारत और तिब्बत की सीमाएं हैं वो तब से वैसी ही चल रही हैं। हालांकि चाइना के साथ तो अभी बहुत कुछ चल रहा है, बट जो तिब्बत की एक अंडरस्टैंडिंग थी वो वहाँ से थी, ठीक है। अब लद्दाख तो हार गया है। तो मुग़लों की ओर से जो फिदे खान था, फिदौर खान या जो भी है, ये आके हेल्प करता है इसकी। और जो कुल्लू का राजा बिधि चंद है वो भी लद्दाख की तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था। तो ये और फिर जो लद्दाख है वो कुल्लू को अभी देना तो कुछ पड़ेगा ना, लोग मदद करने आए हैं। तो फिर लद्दाख क्या करता है कि कुल्लू को ये ताड़ी क्षेत्र दे देता है। और मुग़लों को बोलते हैं कि बहुत सारा पैसा मिला था इस लड़ाई की वजह से, जो लद्दाख ने है बहुत पैसा दिया था मुग़लों को। अब केरी सिंह और गल्दन आपस में मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि एक फ्री ट्रेड शुरू करते हैं शिमला, बुशहर और किसके बीच में, तिब्बत के बीच में। और उसी वाणिज्य के उसके चक्कर में ये एक मेले की स्टार्ट करते हैं। वो मेला होता है लवी मेला। सो लवी मेला की शुरुआत किसने करी, केहरी सिंह अजान बाहू। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार है। तो बोलते सर ऐसा क्या बेचते थे वो, कि मेले में क्या बेचते थे। तो भाई जो तिब्बत है ना, वहाँ का एक घोड़ा था चमोठी घोड़ा करके। ये घोड़ा बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस घोड़ा है ये। तो जब ये मेला होता है, लवी का मेला होता था, तो तिब्बत से वो लोग क्या करते थे, ये घोड़े का व्यापार करते थे। और रामपुर की जो तलवार थी वो बहुत फेमस थी। तो रामपुर वाले लोग क्या बेचते थे, बुशहर वाले लोग क्या बेचते थे, वो बेचते थे तलवार बेचते थे। फिर क्या होता है कि जब भारत का वो हो जाता है और चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लेता है, तो फिर 1962 के बाद जो ये सीमाएं हैं ये बंद हो जाती हैं। और उसके बाद ये व्यापार वाला पार्ट जो है वो तो ख़त्म हो जाता है। फिर वो लवी मेला इंटरनली लवी मेला रह जाता है, तिब्बत के साथ कुछ लेना देना उसका रहता नहीं है। तो ये बात आ गई किसकी। उसके बाद बुशहर में एक राजा आता है जिसका नाम है विजय सिंह, ठीक है। विजय सिंह एक राजा है। और इसके टाइम में कुल्लू में एक राजा है मान सिंह क्या है। और यहाँ पे कुमार सेन का एक राजा है अजमेर। अभी बात क्या है कि मान सिंह जो है वो कुल्लू का राजा है। और बोलते हैं ना कि सत्ता ताकत हर किसी के पास आती है, हर किसी रियासत को मौका देती है। तो इस टाइम में कुल्लू जो है वो ताकतवर हो रहा था। बुशहर हालांकि ताकतवर था पर इतना नहीं था, कुल्लू ज़्यादा ताकतवर हो रहा था।
तो इसने मंडी, बंगाल, लाहौल, कई चीज़ों पे इसने क्या कर दिया, कुल्लू ने कब्जा कर लिया। अब इसकी टेंशन क्या है ना कि पड़ोसी ताकतवर कैसे हो सकता है, तो जो ये विजय सिंह है इसको मान सिंह से लेना है बदला, क्योंकि इसने कुछ इलाके जो हैं वो इसके भी जीत लिए हैं। अजमेर सिंह के बारे में बोलते हैं कि हालांकि मतलब कहीं प्रमाणिक रूप से उसमें नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि जो उनकी धर्मपत्नी के साथ या कुछ कारण थे कि जो अजमेर थे वो उनको नहीं चाहते थे, या उनके चरित्र के बारे में आप बोल सकते हो, मान सिंह के चरित्र पे की वजह से जो अजमेर है वो मोस्टली वाइफ के साथ अटैच करके देख सकते हो, कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ हैं, बट बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। तो मान सिंह से अजमेर को भी गुस्सा है, और विजय सिंह भी मान सिंह कुल्लू को करना चाहता है, हराना चाहता है या उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसके बोली है। अजमेर सिंह को अपनी बीवी की वजह से या कोई और कारणों की वजह से, इसको अज्ञात कारणों की वजह से, वो बीवी वाली बात हटा देते हैं, अज्ञात कारणों की वजह से उसको उससे तो ये क्या करते हैं कि जो श्रीकोट किला है इसमें बुलाते हैं मान सिंह को कि भाई आ जाओ यार, दावत शावत करते हैं, कोई पार्टी शार्टी करते हैं, बड़ा टाइम हो गया। और फिर ये क्या करते हैं कि मान सिंह को यहाँ पे बुला लेते हैं जी किले में, और फिर ये मान सिंह को वहाँ पे मार देते हैं। अब जो मान सिंह था ये हमेशा अपने साथ श्री रघुनाथ की मूर्ति रखा करता था। जब ये मान सिंह मरता है तो इनकी जो मूर्ति है वो गिरती है, तो ये जो मूर्ति को फिर विजय सिंह उठाता है और ये सराहन में इस मूर्ति की, रघुनाथ का मंदिर की ये स्थापना कर देता है सराहन में। तो अगर आप सराहन या रामपुर से हो तो आप देखोगे कि सराहन में भी कुल्लू की दशहरे की तर्ज पे एक दशहरा होता है, बड़ा फेमस जो है वो दशहरा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इन्होंने जो लीला समाप्त कर दी मान सिंह की। उसके बाद क्या होता है कि एक राजा आते हैं, राजा राम सिंह। अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से राजा क्या क्या है। तो अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1767 से लेके 1799 तक एक राजा रहते हैं, राजा राम सिंह। तो राजा राम सिंह का क्या है कि इन्होंने जो सराहन है उसको अपनी राजधानी बनाया था, और उस समय जो कुल्लू के राजा थे, राजा बीदी सिंह थे, ये जो हैं वो इसके समकालीन थे। ठीक है, राजा इसके। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने जो है रामपुर की स्थापना करते हैं राजा राम सिंह, और फिर जो राजधानी है वो रामपुर में ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राम सिंह के बारे में ये याद रखो कि जो ये स्थापना करते हैं रामपुर की, और जो राजधानी है वो रामपुर को बनाते हैं राजा राम सिंह। उसके बाद क्या होता है कि 1810 में, राम सिंह के बाद 1810 में क्या होता है कि जो गोरखे होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं ठियोग और जुब्बल का जो नंगाना फोर्ट है, और जो तब के राजा थे राजा उग्रसेन। ठीक है, तब एक राजा थे राजा उग्रसेन। तो जनता क्या करती है कि उग्रसेन के पास जाती है कि महाराज ये गोरखों ने तो हमला कर दिया है। तो उग्रसेन क्या करते हैं कि जनता की हेल्प करने के लिए कुछ करने वाले ही होते हैं कि इनकी अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उग्र सिंह जी की। और 1811 में क्या होता है कि जो अमर सिंह थापा है ये क्या करता है कि रामपुर एरिया में आ जाता है, वो शहर रियासत में बेसिकली आ जाता है अमर सिंह थापा। 1805 इस टाइम में क्या है कि इनका गोरखों का बहुत आतंक चल रहा है इस साइड में। ठीक है, अब अमर सिंह के टाइम में क्या होता है कि ये उग्रसेन तो राजा हैं और उग्रसेन जो हैं वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। ये बात है लगभग 1810 के बाद। उग्रसेन का एक बेटा है, ये इसके बाद में बारे में बाद में पढ़ते हैं। उग्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1810 में, और उनका जो पुत्र है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि राजा बन जाएगा, बट उसकी उम्र है बहुत छोटी, और जो गोरखे हैं वो है बड़े ताकतवर, और उसकी जो राजमाता है या उसकी रानी है उसको खतरा है कि जो ये अमर सिंह थापा है पुत्र हत्या का उसको भय है। तो वो अपने जो वजीर हैं बद्रीदास और टिकमदास के साथ बच के वहाँ से भाग निकलते हैं अपनी जगह से, रामपुर से। और
अब गोरखों को भी वही है ना कि इनका यही प्रॉब्लम था ना, अगर उत्तराधिकारी को मार दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राज्य है वो उनके पास आ जाता था ना। ये तो इसी की वजह से तो बड़े षड्यंत्र होते हैं, तो ये गोरखास जो हैं वो पीछा करते हैं जी इसका। बात है 1811 की। तो फिर ये जब चिड़गांव के पास पहुंचते हैं तो एक छोलतू करके पुल है, वहाँ पे इनकी लड़ाई होती है। ये राजमाता और कुछ लोग और ये गोरखों के बीच में, वहाँ से ये भाग निकलते हैं। फिर ये बांगतू पुल पे, सतलुज पे है ये बांगतू करके एक पुल है, वहाँ पे लड़ाई होती है। तो वहाँ पे जो महारानी है इसकी सहायता स्थानीय लोग भी करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पुल को तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, और जो गोरखे हैं इनकी हार हो जाती है। ठीक, हार नहीं जाती है मतलब गोरखे सतलुज क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और ये जो रानी है और ये निकल जाते हैं, और ये रहना स्टार्ट कर देते हैं कहाँ पे, सराहन में। ठीक है, कामरू इलाके में, सॉरी कामरू में जाके ये रहना लग देते हैं। फिर 1812 में इसको भी लगता है यार अमर सिंह थापा को कि ऐसा नहीं है, मतलब बेटर है कि कर लेके छोड़ देते हैं, और राइट, तो अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या बोलता है कि एक संधि करते हैं जिसमें कि गोरखों को 12,000 रुपया सालाना देना है, और उनको बोलता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, सराहन में आके रह सकते हो। तो ये संधि हो जाती है। फिर ये राज परिवार है वो सराहन में आके रहना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 1813 में क्या होता है ना कि अभी गोरखों से लोग हो गए हैं तंग, और अंग्रेज़ भी आ गए हैं। तो अर्की एरिया में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। तो ये अमर सिंह थापा जो है वो सोलन चले जाते हैं 1813 में। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज़ों का युद्ध होता है गोरखों के साथ युद्ध होता है। तो फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं कि उसके बाद, युद्ध के बाद, जो ये राज्य है वो दे देते हैं वापस, जो राजमाता है, जो रानी है, उसको वापस दे देते हैं ये राज्य। बट ये कोटगढ़ और राविनगढ़ जो है, ये अंग्रेज़ जो हैं वो इसको वापस नहीं देते हैं, रानी को नहीं देते हैं। ठीक है, इनको वापस नहीं देते हैं। उसका तो हमने जब क्योंथल पढ़ा था तब भी देखा था कि वो अंग्रेज़ इनको अपने पास रखते हैं और बाकी के इलाके दे देते हैं रानी को। उसके बाद एक राजा आते हैं, अच्छा, महेंद्र सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, महेंद्र सिंह की, फिर जो राजा महेंद्र सिंह बनते हैं, महेंद्र सिंह की जो मृत्यु हो जाती है 1850 में। ठीक है, 1810 में से लेके 1850 तक वो राजा हैं, और उसके बाद 1850 में महेंद्र सिंह की हो जाती है मृत्यु। महेंद्र सिंह वही है ना जो बच्चा रानी लेके भागी थी, राइट। उसके बाद बंदा बनता है जी ये शमशेर सिंह, 1850 के करीब मान सकते हो। शमशेर सिंह के बारे में क्या है ना कि शमशेर सिंह जो है ये अंग्रेज़ों के साथ इसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बना है, और इसके 7 साल के बाद 1857 की क्रांति हो गई। मोस्टली जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, बट शमशेर सिंह ने कर दिया मना। उसने बोला भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। उसके बाद क्या होता है कि विलियम जो था, एक विलियम डीसी है, जो विलियम है अंग्रेज़ों का एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है शिमला का, वो है मिस्टर विलियम। तो मिस्टर विलियम को ये है चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बट वो कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि शमशेर सिंह के टाइम में जो इंडिया तिब्बत का जो रोड बन रहा था, ठीक है, तो फिर इन्होंने बोला यार क्यों फालतू में पंगा लेना है। तो इन्होंने क्या बोला कि उसको शमशेर सिंह को तंग नहीं किया, और उसने बोला कि अच्छा, शमशेर सिंह का हौसला और बढ़ गया। उसने बोला अच्छा ऐसा है क्या, डर जाते हैं मेरे से। तो उसने बोला कि ठीक है अंग्रेजों, तुम्हें जो मैं 15,000 रुपया ट्रिब्यूट देता हूँ ना साल का, वो भी देना बंद। तो उसने ट्रिब्यूट देना भी बंद कर दिया जी। ठीक है, अब शमशेर सिंह की प्रॉब्लम क्या है, इसने रखा है एक मुंशी, दम तो है बंदे में। मुंशी का नाम है रामलाल, और वो करता है अपनी, मतलब वजीर, मतलब वो ही करता है मेन राजकाज का काम। उसने जो है वो मनमानी करनी स्टार्ट कर दी। अब इसने मनमानी करनी स्टार्ट कर दी, दंगा, मतलब जो जनता है वो दुखी हो जाती है, और दुखी होने के बाद क्या होता है कि वो चली जाती है। इसका एक भाई है, शमशेर सिंह का भाई है एक, उसका नाम है फतेह सिंह। तो फतेह सिंह के पास जाके बोलती है राजन हमें बचाओ, कहाँ पे हमें, मतलब अत्याचार हो रहा है हम पे। तो ये जो फतेह सिंह है ये भी जनता का साथ देते हैं, और ये फिर तब एक आंदोलन करते हैं, उसका नाम है दुम्मा आंदोलन।
दुम्मा आंदोलन का मतलब क्या था कि ये लोग क्या करते हैं, जो ये फतेह सिंह है और प्लस जितने भी ग्रामीण लोग थे, ये अपना घर बार फसलें त्याग देते हैं और ये चले चले जाते हैं कहाँ पे, पहाड़ी की चोटी पे जाके ये रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि इस आंदोलन को बेचने के, अभी अंग्रेजी शासन है, आंदोलन थोड़ी होने देगा, राइट। ठीक है, शमशेर सिंह के साथ तो नहीं चल रहा है, ठीक, बट फिर ये वार्नर, मिस्टर वार्नर को भेजते हैं विद्रोह दबाने के लिए। ठीक है, तो फसलें छोड़ दी, बानर भेज दिया, वार्नर को भेज देते हैं उसको करने के लिए, राइट। तो फिर ये कैसे भी करके जो दुम्मा आंदोलन है उसको दबाया जाता है। और उसके बाद अंग्रेज़ शमशेर सिंह से हैं दुखी, बोले भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो कि बेटर है कि तुम अपनी गद्दी जो है वो छोड़ दो। तो फिर बोलते हैं कि 1887 के करीब शमशेर सिंह से ज़बरदस्ती जो है गद्दी इसकी छुड़वा दी गई, और क्योंकि जनता भी दुखी थी। और फिर इसका एक पुत्र था राजा रघुनाथ, उसको क्या है कि वो राजा बनाया जाता है। 1895 में फिर ये रघुनाथ जो है ये चीनी क्षेत्र की नींव रखता है। बेसिकली जो किन्नौर है ना, ये चीनी तहसील हुआ करता था, ये उसकी नींव रखता है। पर क्या होता है कि फिर इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, तो इस मामले में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। एक तहसील की रचना तो ये कर देता है, संरचना या एक प्रोसेस इनिशिएट कर देता है, बट आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही जो है इनकी हो जाती है मृत्यु। तो ये थे हमारे रघुनाथ सिंह। अब रघुनाथ के बाद क्या है कि अभी रघुनाथ की मृत्यु हो गई, वहाँ पे शमशेर सिंह है, अभी अंग्रेज हैं यहाँ पे। अब शमशेर सिंह को तो दोबारा अंग्रेज़ों ने बनाना नहीं है, तो रघुनाथ, इसने बोला शमशेर सिंह ने कि मेरा पुत्र मर गया है और रघुनाथ का भी कोई पुत्र नहीं है। तो ये क्या करता है चालाकी से, ये गढ़वाल का एक राजा है, उसका एक भाई है, उसके पुत्र को अपना पुत्र उसको गोद ले लेता है, सुरेंद्र शाह को, और अंग्रेज़ों को जाके बोलता है ये कि भैया ये मेरा पुत्र है, इसको राजा बना दो। अब अंग्रेज़ जो हैं वो नहीं मानते हैं, बोलते ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये तुम्हारी ब्लड लाइन से नहीं है। फिर एक ब्लैक हिस्ट्री भी होती है ना, एक काला सच भी होता है राजाओं का, जो शमशेर सिंह हो सकता है कि पहले नहीं करना चाहते होंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो यार राज्य मेरे हाथ से फिसल रहा है, तो क्या करें। फिर बोलते हैं कि उनकी एक कॉन्क्यूबाइन है। कॉन्क्यूबाइन बोलने का मतलब एक महिला जिससे आपको संतान है बट वो आपकी बीवी नहीं है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बड़े ही वो नाम है, वो मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है और मेरा एक और भी पुत्र है, तो पदम सिंह। तो पदम सिंह उस महिला के पुत्र थे। तो फिर अंग्रेज भी मान लेते हैं कि ये इसकी ब्लड लाइन के हैं। तो फिर वो 1914 में क्या करते हैं, वो पदम सिंह को बना देते हैं राजा। ठीक है, और पदम सिंह जो हैं वो 1914 में बन जाते हैं राजा। ठीक है, और पदम सिंह के बारे में अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो उनके शासनकाल में क्या आता है कि एक तो इनके शासनकाल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो एज़ यूजुअल सभी ने मोस्टली अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो ये अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि इन्हें 9 जो तोपों की सलामी या 9 बंदूकों की सलामी दी गई। अंग्रेज मतलब खुश हो जाते थे ना, यार जल्दी फ्री में कोई हेल्प कर रहा है। तो पदम सिंह क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं, और ये अंतिम शासक थे ये किसके, 1948 तक रहते हैं, और उसके बाद तो खैर ये हिमाचली बन जाता है। तो ये पदम सिंह जो है वो अंतिम शासक थे। अब पूछोगे ये पदम सिंह कौन थे, तो ये पदम सिंह थे जो माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह हैं, जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। ये उनके पूज्य पिताश्री थे जो ये पदम सिंह थे। तो पदम सिंह के जो पुत्र थे वो 123वें राजा थे बुशहर रियासत के, राजा वीरभद्र सिंह। और उनके बाद उनके अगर पुत्र होंगे तो 124 में राजा रहेंगे वो उस रियासत के, बुशहर के। हालांकि ये राजघरानों में अभी भी राज तिलक चलते हैं। 1948 में क्या होता है, फिर हिमाचल बनता है, और ये जो सारा इलाका है ये
क्या है कि इसको बना देते हैं महासू। ठीक है, महासू बना देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। खैर, मेरा वो निकल नहीं पा रहा है, इसलिए छोड़िए। तो ये जो राजा वीरभद्र थे वो मतलब पद्म सिंह जी के बेटे थे। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये 21 अप्रैल 1960 को रामपुर के कुछ गांव को काटकर एक तहसील, जो चीनी तहसील थी, उसको एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट था वो बनता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। सो किन्नौर जो है वो 5th डिस्ट्रिक्ट बनता है हिमाचल प्रदेश का। अगर मैं आपको वो मैप दिखा सकूं तो मेरे को 1 मिनट रुकिए। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे है, हाँ, तो ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे। तो उससे पहले क्या था ना कि ये यहाँ पे तो हमारा ये महासू डिस्ट्रिक्ट था, ये बना के महासू बना दिया था। उसके बाद क्या है कि ये जो चीनी तहसील थी इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना दिया। ये चीनी तहसील थी, इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। और इस तरह से जो ये किन्नौर है वो अस्तित्व में आ जाता है यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छी जगहें हैं ये। अगर रामपुर से ऊपर अगर अभी जाओगे, हिमाचल में कभी हो या आते हो, खैर ये वीडियोस तो हिमाचलियों के लिए ही है, बट अगर आप लोअर हिमाचल से हो तो एटलीस्ट एक बार हिमाचल की इन लोकेशंस पे जाइएगा ज़रूर। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, आप इंजॉय करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। हमारे पास अभी सोलन रहता है और लाहौल स्पीति रहता है। और मेरी इच्छा है कि मैं कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोबारा से बनाऊंगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग ये सारा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास योर वट एवर द टेस्ट यू आर लुकिंग फॉर। और हिस्ट्री को एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। जो कैरेक्टर हैं उसको अपने कुछ रिलेशंस के साथ, रिलेटिव के साथ कुछ रिलेट करके याद रखिए, तो आसानी से याद रहती है। कुछ डेट्स रहती हैं हिस्ट्रीज़ की, उनको किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ भी आप कम कर सकते हो। जैसे 1883 है तो किसी की 1983 कुछ डेट ऑफ बर्थ है तो उसके साथ आप कर सकते हो कि अगर कोई 83 का है या 83 किसी की डेट ऑफ बर्थ अभी है और कोई आप डेट 1883 कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, हाँ यार उसकी डेट ऑफ बर्थ 83 है ना, हाँ उससे 100 साल छोटा है या 100 साल बड़ा है या कुछ ऐसा। जैसा करके आप ऐसी चीज़ें जब याद कर सकते हो तो दिमाग में टिक जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पिताजी की उम्र मानो कि 1960 में उनका बर्थ है और 1860 में कुछ घटना होती है। ठीक है, ओके, मेरे पिताजी से 100 साल पहले ये घटना हुई थी उनके जन्म से। तो ऐसे जैसे करके अगर आप याद करोगे तो इट विल हेल्प यू। ऑलराइट, ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर से सब्सक्राइब कीजिए। फीडबैक है कि वीडियोस का क्वालिटी हमारा इम्प्रूव हो रहा है। नो डाउट इट हैज़ टू बी, बिकॉज हम लोग भी काफ़ी हार्डवेयर से ऐड कर रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐड कर रहे हैं जस्ट आउट ऑफ आवर पैशन। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
08094599022323 94 599 023 23। ये आप नंबर याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।